नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। पिछले दिनों दो महत्वपूर्ण भाषण हुए सदन में, संसद में। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पे बहस का जवाब दिया, धन्यवाद प्रस्ताव पे, और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण। दोनों भाषण मेरे अनुसार काफी अच्छे थे, सधे हुए थे, लेकिन दोनों ही भाषणों में कुछ कमियां भी थी, कुछ गलतियां भी थी। तो क्या थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाषण में कमी? कौन से इश्यूज, मुद्दों को वो चतुराई से साइड ट्रैक कर गए या उसके किनारे से निकल गए? और राहुल गांधी ने अपने भाषण में, जो काफी सारगर्भित था उनके पहले के भाषणों के मुकाबले, ऐसी क्या मिस्टेक्स की जिन्होंने अलाउ किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को वापस से पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने में? तो बात करेंगे आज हम इन दोनों भाषणों की, उनकी तुलना करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आगे बढ़ें उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हस्तक्षेप में आज बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाषणों की, और उनकी तुलना करेंगे। तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या प्रमुख मुद्दे उठाए? मेरे अनुसार ये काफी सारगर्भित भाषण था, समझदारी का भाषण था, और उसका एक बड़ा कारण ये था कि वो अंग्रेजी में बोले। जब वो हिंदी में बोलते हैं तो जिसको बोलते हैं ना, ही पुट्स हिज फुट इन हिज माउथ, मतलब कुछ ना कुछ फौपा, गलतियां, कुछ नादानी, कुछ अजीबोगरीब, मूर्खतापूर्ण भी कभी कभी बात उनके मुंह से निकल जाती है, जिसको लेके बीजेपी और सत्ता पक्ष उड़ जाता है। और फिर राहुल गांधी की वही छवि लगातार बनाई जाती है कि पप्पू है, नादान है, नासमझ है, इमेच्योर है, अपरिपक्व है। तो इस बार वो अंग्रेजी में बोले तो ज्यादातर बातें कम से कम वो कम्युनिकेट कर पाए जो वो कहना चाहते थे। तो क्या थे प्रमुख बिंदु राहुल गांधी के भाषण के? एक तो उन्होंने अर्थव्यवस्था पे ध्यान आकर्षित किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था या दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था दो पहियों पे चलती है, दो खंभों पे टिकी होती है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, मतलब उत्पाद और खपत। अब उत्पाद के मामले में उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था करीब करीब बहुत ही नीलबटा सन्नाटा है, बहुत लचर स्थिति में, खासकर अगर चीन से तुलना करें। चीन से कहते तुलना करना ही बेमानी है, मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भारत में नहीं के बराबर है या बहुत कम है, हमारी साइज और स्केल के अनुसार बहुत कम है। कंजम्पशन बढ़िया है, उसी वजह से इकोनॉमी बढ़ती है, और आज भी हम इस मौजूदा स्थिति में भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। 5.5% की दर से बढ़ रही है जीडीपी पिछले 2 क्वार्टर्स में। आगे ये गति और तेज होने की संभावना है। तो उन्होंने कहा प्रोडक्शन नहीं होना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होना, ये हमारी सबसे बड़ा हमारा सेटबैक है, सबसे बड़ी कमजोरी है। और राहुल गांधी ने जो अच्छी बात कही इस संदर्भ में, वो ये कही कि प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की, उस नारे को बुलंद किया, प्रयास भी किया, इरादे भी सही थे, लेकिन वो विफल रहे। साथ ही राहुल गांधी ने ये कहा, और ये विफलता का सेहरा न सिर्फ इस सरकार के सर पे बनना चाहिए, बल्कि पहले की यूपीए और कांग्रेस सरकारों के सर पे बनना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था की स्ट्रेंथ कभी रही नहीं, या उसको हमेशा से नजरअंदाज किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और इस पॉइंट की तरफ बहुत अच्छी तरह से राहुल गांधी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्राइम मिनिस्टर ने अपने जवाब में बहुत ही चतुराई से, क्योंकि वो पॉलिटिकल मास्टर हैं, उनकी पॉलिटिकल सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं है, वो किसी भी चीज से कैसे बचना है, निकलना है, वो अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने इस बिंदु का कोई जिक्र नहीं किया अपने अभिभाषण में, जब वो जवाब दे रहे थे अपने भाषण में। दूसरी बात राहुल गांधी ने कही कंजम्पशन की। तो उन्होंने कहा कंजम्पशन अच्छा है, बट कंजम्पशन की प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास डेटा नहीं है कि क्या चीजें कहां कंज्यूम हो रही हैं, क्या उसकी स्टैटिस्टिक्स हैं, क्योंकि डेटा जो है वो बाय एंड लार्ज या तो अमेरिकी कंपनियों के पास है, या चाइनीज मोबाइल्स पे या सैटेलाइट के जरिए उनके पास है। हम वहां पे भी कमजोर पड़ रहे हैं। अब इस बात का भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर के भाषण की जो खास बातें रही वो रही, उन्होंने लगातार केजरीवाल और राहुल गांधी पे अटैक किया, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शंस थे, उनके पास अच्छा मंच था, और किसी भी अच्छे मौके को और सही मंच का सही उपयोग करना तो कोई प्रधानमंत्री से सीखे। तो केजरीवाल पे निशाना लगा शीश महल का, और राहुल गांधी और गांधी परिवार पे तो कई तीर चलाए गए। मसलन कि भाई 3 MP एक ही परिवार से कहीं होते हैं क्या? तो 3 सांसद हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इस पे कटाक्ष किया कि बातें दलितों की करते हैं, पिछड़ों की करते हैं, और खुद एक परिवार से 3 सांसद हैं।
फिर उन्होंने जिस तरह से सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर थिंग कह दिया था, उस पर काफी आपत्ति जताई और कहा कि ये तो इनके मन में पिछड़ों, दलितों, ट्राइबल्स के लिए सम्मान है, जबकि वो एक कोलोकियल लैंग्वेज थी, एक बोलने का अंदाज था। लेकिन अगेन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना कोई प्राइम मिनिस्टर से सीखे। और फिर राहुल गांधी का एक पुराना जो एड्रेस था थोड़े दिनों पहले का, उनका बयान कि वो सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, उसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कर दिया और अर्बन नक्सल करार दे दिया राहुल गांधी को बिना उनका नाम लिए। अब राहुल गांधी का इशारा था कि इंडियन स्टेट का मतलब इंडियन एजेंसी से लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से, सीबीआई से, ईडी से। लेकिन अगेन ये बीजेपी की चतुराई है, प्राइम मिनिस्टर की महारत है और उनके समर्थकों की समझ है कि वो खटाक से उस बात को उठा लेते हैं कि देखिए राहुल गांधी तो देशद्रोही हैं एक तरह से, अब नक्सल ने इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि लड़ाई तो उनकी बीजेपी से। राहुल गांधी को भी ज्यादा स्पष्टता से अपनी बात रखनी चाहिए थी, तभी तो वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है कि आप इंडियन स्टेट को क्यों अटैक कर रहे हैं, बीजेपी को अटैक करने के साथ साथ। तो ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी जो प्राइम मिनिस्टर ने कल उठाई। फिर प्राइम मिनिस्टर ने सिलसिलेवार अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया कि भाई हमने 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 16 करोड़ घरों में जल गया है, इतने मुद्रा लोन्स हुए हैं, इतना कुछ हुआ है, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए। तो ये सारी बातें तो जग जाहिर हैं, ये तो इतनी बार हो चुकी है। जो स्पेसिफिक इश्यूज राहुल गांधी ने उठाए थे उसके जवाब में अपनी उपलब्धियों की फहरिस्त पढ़ना, ये भी प्राइम मिनिस्टर की एक पुरानी स्टाइल है, आदत है। और क्यों नहीं वो अपनी उपलब्धियों को बैंड बाजे नगाड़े के साथ पेश करें, आफ्टर ऑल उनकी सरकार के अचीवमेंट्स हैं, उन्हें बात करनी चाहिए। लेकिन जिस चीज को राहुल गांधी ने लॉन्ड्री लिस्ट कहा था उसके जवाब में आपने फिर सिलसिलेवार अपने सारे अचीवमेंट्स गिना दिए। तो ठीक है, अब ये तो लोगों की समझ पे है कि वो किसको बेहतर मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रोडक्शन की बात की और हमारी कमजोरी की बात की उसका कोई उल्लेख नहीं था। जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया है कि पहले चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर मिलकर सिलेक्ट करते थे, अब उसमें से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है। सरकार के 2 नुमाइंदे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और एक और गवर्नमेंट नॉमिनी और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को उसमें जाने का भी क्या लाभ है जब 2:1 आप रूल आउट ही होने हो। तो उसका भी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा चतुराई से जवाब दिया। उन्होंने कहा पहले तो जमाना यह था कि खाली प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट कर देते थे जब कांग्रेस के दिन होते थे, वो बात ठीक है, लेकिन जब आप एक नई प्रक्रिया को लाए तो फिर उसको वापस क्यों कमजोर कर रही है यह सरकार, इसकी बात होनी चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र चुनावों के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है, शायद प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं देते और नहीं देना चाहिए था, उनके लिए वो मंच नहीं था कि 70 लाख वोटर कैसे जुड़ गए, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो राहुल गांधी ने उठाया था। फिर राहुल गांधी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में जो बातें कही कि हमें किस तरह से उस तरह के सेंटर्स खोलने चाहिए एक्सीलेंस के कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक टेम्पर बने, हम नई पीढ़ी में, नए युग में कैसे एक बड़ा साइंटिफिक पावर बनने की तरफ अग्रसर हों, उसकी तरफ बहुत फोकस्ड अप्रोच रहना चाहिए। और ये उन्होंने पार्टिसन बात नहीं की थी, उसको प्राइम मिनिस्टर को कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एक्सेप्ट करना चाहिए था और मानना चाहिए था कि हाँ हमें सहयोग की जरूरत है और हम इस दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि हमारी राजनीति इतनी पोलराइज्ड हो गई है और बीजेपी कांग्रेस के संबंध एक तरह से इतने कटु हो गए हैं या इतना कॉम्बैटिव हो गई है हमारी पॉलिटिक्स कि सही राय या सही मुद्दे कोई उठाता है वो भी निगलेक्ट हो जाता है। विदेश नीति के 2 मुद्दे जो राहुल गांधी ने उठाए उस पर वो कामयाब नहीं हो पाया। चीन का मुद्दा उन्होंने गलत उठाया कि इंडियन टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है चीन ने, एनडीए सरकार पिछले 10 सालों में, वो उनको नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि उसका कोई फैक्चुअल प्रूफ नहीं है। और जिस आर्मी चीफ की उन्होंने बात की वो भी राजनाथ सिंह ने खंडन कर दिया कि आर्मी चीफ ने कुछ और कहा था, उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। और फिर सबसे कमजोर कड़ी तो फिर कांग्रेस में है ना, 1962 वॉर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तब सबसे ज्यादा टेरिटरी पे कब्जा किया है चीन ने भारत की, तो वो नहीं उठाना चाहिए था। उसी तरह से अमेरिका की जब बात की राहुल गांधी ने तो उनको शायद ये नहीं कहना चाहिए था कि जयशंकर विदेश मंत्री को इसलिए अमेरिका भेजा गया कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक न्योता है, इन्विटेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें प्रेसिडेंट ट्रंप के इनॉग्रेशन में, क्योंकि उसका भी कोई साक्ष्य नहीं हो सकता। तो जिस चीज़ का स्पष्ट खंडन हो जाएगा और जो एक आम ड्राइंग रूम गॉसिप या चर्चा का विषय थी उसको आपने सदन के पटल पर रख दिया और ऑथेंटिकेट आप कर नहीं सकते, तो वो भी एक मिस्टेक, बिना बात ओपनिंग योर वीकर फ्लैंक्स टू द ऑपोजिशन और टू द बीजेपी, उसकी जरूरत नहीं थी। बट जातीय जनगणना का मुद्दा, अब ये जातीय जनगणना का मुद्दा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और विवादास्पद मुद्दा और पोलराइजिंग मुद्दा बनता जा रहा है देश में। ये बात समझ में आती है कि जातीय जनगणना क्यों विपक्ष की एक तरह से मजबूरी हो गई है, राहुल गांधी की मजबूरी हो गई है। जब तक यूपीए पावर में थी जातीय जनगणना की वो बात नहीं करते थे, लेकिन अब धर्म की जो राजनीति बीजेपी करती है उसकी तोड़ उनको जाति की राजनीति में ही दिखती है।
जितनी धर्म की राजनीति देश के लिए हानिकारक है, उतनी हानिकारक जाति की राजनीति होगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब तो दिया कि ये जाति की राजनीति का जहर बोने वाले, बट एट द सेम टाइम उनको भी झांकना चाहिए अपने अंदर कि धर्म की राजनीति की शुरुआत बीजेपी ने की, उसकी तोड़ विपक्ष जातीय जनगणना की मांग करके निकाल रहे। तो राहुल गांधी का ये जो प्रयास है नए सिरे से नए युग का वीपी सिंह बनने का, देखिए जब राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ था, बीजेपी एकदम से बढ़ने लगी, उसकी ग्रोथ होने लगी, तो वीपी सिंह जब बिल्कुल कॉर्नर्ड महसूस किया उन्होंने, तो उन्होंने कमंडल कार्ड फेंका, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, और फिर तब से इंडियन पॉलिटी पोलराइज हो गई है कमंडल और मंडल के बीच में। तो अब मंडल कार्ड फिर राहुल गांधी नए अंदाज में खेल रहे हैं जातीय जनगणना की बात करके। तो एक तरफ तो आप प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, एआई पावर बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप मेरिट को ताक में रखने की बात करते हैं। तो ये सब विरोधाभास हैं जो राहुल गांधी की स्पीच में भी हमें नजर आए, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कई सब्सटैंटिव पॉइंट्स उठाए। और मैं दोबारा कहूंगा, क्योंकि अंग्रेजी में बोले तो काफी नपा तुला और अपनी बात को सही ढंग से कम्युनिकेट कर पाए, और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाए, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं का प्राइम मिनिस्टर ने बहुत चतुराई से उन्हें साइड ट्रैक कर दिया। उन्होंने वो बिंदु उठाए जिस पे वो ऑपोजिशन को, कांग्रेस को, विपक्ष को कॉर्नर कर सकते थे, उनको कमजोर दिखा सकते थे, बीजेपी को राष्ट्र निर्माण करने वाली पार्टी और जनता के लिए काम करने वाली पार्टी दिखा सकते थे। तो दोनों भाषण अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे थे। कुछ मिस्टेक्स राहुल गांधी से हुई, जिन मिस्टेक्स को पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में एक्सप्लॉइट किया। बाकी ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं कि किसका भाषण बेहतर था, जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के। और अगर आपको हमारी ये एनालिसिस, हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।